खबर देहरादून से। उत्तराखंड में एक हफ्ते और बढ़ा दिया गया है कोरोना कर्फ्यू। कोविड कर्फ्यू को एक हफ्ते और एक्सटेंड कर दिया गया है, एक हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। 6 जुलाई सुबह 6 बजे तक अब कोरोना कर्फ्यू उत्तराखंड में लागू रहेगा और इस बार कोरोना कर्फ्यू में काफी छूट भी मिली है। अब 5 दिन की जगह 6 दिन हफ्ते में बाजार खुलेंगे और सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक बाजार खुलेंगे। एसओपी में 1 जुलाई से चारधाम यात्रा का जिक्र है, तो ये बड़ी खबर है कि बाजार अब 6 दिन खुलेंगे और सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात, एसओपी में 1 जुलाई से चारधाम यात्रा का जिक्र है। एसओपी में 1 जुलाई से और हाई कोर्ट की रोक के बाद भी 1 जुलाई से चारधाम यात्रा का जिक्र है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एसओपी में 1 जुलाई से ही चारधाम यात्रा का जिक्र है, जबकि हाई कोर्ट ने 7 जुलाई तक चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी है। तो फिर जब हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है तो फिर एसओपी में 1 जुलाई से चारधाम यात्रा का जिक्र कैसे, क्या चैलेंज किया जाएगा हाई कोर्ट में? जो बातें हैं, जो हाई कोर्ट का जिक्र है या जो हाई कोर्ट ने फिलहाल 7 तारीख तक पाबंदी लगाई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एसओपी में 1 जुलाई से ही चारधाम यात्रा का जिक्र है। इससे पहले ही आपको बता दें कि ये ऐलान कर दिया गया था कि 1 जुलाई से 3 जिलों के लिए रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी, यहाँ के लोग चारधाम यात्रा कर सकेंगे और उसके बाद आम जो पूरे उत्तराखंड वालों के लिए 11 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। लेकिन इस बीच हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और 7 जुलाई तक चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी। लेकिन उसके बाद सरकार ने एसओपी जारी की और एसओपी में ये पॉइंट है, एसओपी में 1 तारीख से ही चारधाम यात्रा की शुरुआत का जिक्र है। इस बीच उत्तराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर जरूरत पड़े तो राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय भी जाएगी। अभी जजमेंट की कॉपी प्राप्त नहीं हुई है, जजमेंट की कॉपी प्राप्त होते ही उस पर परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण करने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो सरकार उच्चतम न्यायालय जाएगी। हमने सब कुछ पूरी तरह परीक्षण करने के बाद और सारी व्यवस्था देखने के बाद चारों धामों में कुल मिलाकर के 750 यात्री ही चारों धामों में कुल मिलाकर के दर्शन कर सकते थे। इस तरह का संख्या भी सीमित की थी और एक एक वरिष्ठ अधिकारी को हर धाम में जो देवस्थानम बोर्ड और जो जिला प्रशासन के साथ बैठ के उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ यात्रा की तैयारियों की मॉनिटरिंग करने का काम की जिम्मेदारी के साथ भेजने का निर्णय लिया था। तो हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी है और इस बीच में सरकार ने एक एसओपी जारी कर दी है जिसमें चारधाम यात्रा का जिक्र है। इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ अजित राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजित, क्या ये मानकर चलें कि अब सरकार बैकस्टेप नहीं करेगी? ये सरकार मानकर चल रही कि वो 1 तारीख से शुरुआत करेगी ही करेगी चारधाम यात्रा की, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े? क्या है सरकार का स्टैंड? राजीव, देखिए आज 29 तारीख है और हाईकोर्ट का आदेश कल ही आया है और कल ही हाईकोर्ट के आदेश के आने के बाद एबीपी गंगा ने जो शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल है उनसे बात की थी। उन्होंने कहा कि हम फैसले का परीक्षण करने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन यात्रा अब इस बात से उनकी तय हो जाता है कि सरकार की मंशा ये है कि यात्रा उनको जारी रखनी है। अब चूंकि अभी 2 दिन और बाकी हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाने का भी समय बचा हुआ है और फिर परीक्षण अभी फैसले का हुआ कि नहीं हुआ ये भी एक अलग मामला है कि उसमें हाईकोर्ट ने कोई अपील करने की कोई इनको समय सीमा दी है कि नहीं दी है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन एक कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो गया है कि सरकार ने जैसे ही इसको चारधाम यात्रा को शुरू किया था, इससे पहले भी एक मामला ये हो चुका है। आपको याद होगा कि 23 तारीख को जब सुनवाई थी तो 21 तारीख से यात्रा खुलनी 23 तारीख से यात्रा खुलनी थी, लेकिन 23 तारीख को हाई कोर्ट का आदेश आ गया था और उस पर रोक लगा दी गई थी। अब फिर ये पुनरावृत्ति हो रही है, जैसा हफ्ता भर पहले हुआ था ऐसा ही आज हुआ है। तो मुझे लगता है कि सरकार की भी जो अधिवक्ता है, जो लीगल टीम है, उनकी भी बहुत ज़्यादा कोई तैयारी नहीं है। हाईकोर्ट आखिर क्या चाहता है? हाईकोर्ट एक फुल प्रूफ प्लान चाहता है कि किसी के जीवन को पूरी सुरक्षा देना सरकार का दायित्व है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये एक मंथन का विषय है कि हाईकोर्ट इनके फुल प्रूफ प्लान से क्यों सहमत नहीं हो रहा है? वरना ऐसा तो नहीं है कि चूंकि आज से यहाँ जिम कार्पेट भी खुल गया है, तमाम टूरिज्म डेस्टिनेशन पॉइंट खुले हैं, सभी जगह खुले हैं, लेकिन एक चीज़ ये समझ में नहीं आती कि चारधाम यात्रा को लेकर के ही सरकार क्यों हाईकोर्ट को नहीं समझा पा रही है। जब बाकी जगह सारी चीज़ें खुल गई हैं, बाजार खुल गए हैं, तो चारधाम यात्रा और वो भी चारधाम यात्रा उनके लिए केदारनाथ की यात्रा केवल रुद्रप्रयाग के लोग करेंगे, वो भी आरटीपीसीआर के साथ। बद्रीनाथ जी की यात्रा चमोली के लोग करेंगे, गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा उत्तरकाशी के लोग करेंगे। तो ये 3 जिलों के लोग जो लोकल होंगे आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ वो दर्शन कर सकेंगे, तो उनकी संख्या भी इतनी बड़ी नहीं होगी।
तो लेकिन फिर भी एक ये टकराव जैसी स्थिति न्यायपालिका और सरकार के बीच बन रही है। तो अब देखना यही है कि तो अगले 2 दिन में सरकार इस पूरी जो ये एक भंवर जैसी स्थिति बन गई है इससे कैसे निकलती है। जी अजित, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपके पास लौटेंगे। आपने विस्तार से इस खबर को समझाया। अब आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड बीजेपी की चिंतन बैठक का जिक्र करते हैं। आज तीसरा और आखिरी दिन है इस बैठक का और सुबह 9 बजे से ही सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 9:15 बजे मुक्त चिंतन का वक्त रखा गया है। 9:15 बजे से इसकी शुरुआत भी हो गई है और आज चिंतन शिविर की बैठक में सुबह 10:30 बजे सुझावों के बाद 2022 के चुनाव के रोड मैप के आखिरी प्रारूप पर फैसला लिया जाएगा और इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर में चिंतन शिविर का समापन हो जाएगा। तो 9 बजे से बैठक की शुरुआत हो गई है। फिर उसके बाद मुक्त चिंतन का वक्त रखा गया है। हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजित, ये मुक्त चिंतन क्या है, इसमें किस तरह का चिंतन जो है हो रहा है और आज के दिन क्या क्या रहने वाला है, ये भी आप बताएं। राजीव, देखिए आज तीसरा और अंतिम दिन है भाजपा के चिंतन शिविर का और ये चिंतन शिविर इसमें क्या होने वाला है कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसका रोड मैप तैयार होगा। अभी 9:15 बजे से मुक्त चिंतन एक सत्र शुरू हो गया है। मुक्त चिंतन का मतलब ये हुआ है कि जितने भी लोग इस चिंतन शिविर में भाग लेने आए हैं वो मुक्त कंठ से अपनी बात कह सकते हैं, निर्बाध तरीके से कह सकते हैं। उन पर कोई दबाव नहीं है। कोई सुझाव देना चाहता है, कोई सरकार की कमी निकालना चाहता है, कोई संगठन की कमी निकालना चाहता है, तो सभी को ये अवसर दिया गया है कि वो बहुत ही फ्री माइंड होकर अपनी बात रखे ताकि संगठन और सरकार के बीच समन्वय स्थापित करते हुए 2022 की जो चुनावी जंग है उसको जीत लिया जाए। अब स्थिति ये है कि चूंकि अभी 2 सत्र होने हैं मात्र और ये लगभग आज 11:30-12 बजे के आसपास ये चिंतन बैठक खत्म हो जाएगी और चिंतन बैठक खत्म होने के बाद जैसा अभी आपने बताया प्रदेश अध्यक्ष भाजपा मदन कौशिक और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी वो जॉइंटली भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। वो प्रेस ब्रीफिंग में ये बता सकते हैं कि हमने क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है। पिछले 2 दिन की अगर आप बात करते हैं तो पिछले 2 दिन में चिंतन शिविर में क्या कॉन्क्रीट एक निकल कर आया है वो कोई भी पदाधिकारी बताने को तैयार नहीं हो रहा है। आज ब्रीफिंग में कितना बताते हैं ये एक देखने वाली बात होगी। बाकी लब्बो-लुआब यही है कि कार्यकर्ताओं को कैसे एक्टिव करना है, राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को कैसे लोगों तक ले जाना है और जो निष्क्रिय कार्यकर्ता पड़े थे उनको कैसे एक्टिव करना है, संगठन को दुरुस्त कैसे करना है और सरकार के साथ समन्वय बनाते हुए एकजुटता के साथ 2022 की जंग जीतने के लिए कैसे अग्रसर होना है। तो कुल मिलाकर ये चिंतन शिविर में इन्हीं सब चीज़ों पर चिंतन किया गया है और इन्हीं के इर्द गिर्द एक खाका तैयार होगा जो 2022 के चुनाव का एक कार्य योजना होगी और उसी को लेकर के लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक ऐसा कोई ठोस प्लान निकलेगा या एक कोई शब्द में, एक कोई वाक्य में ऐसा कोई एक सारांश निकलेगा कि हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन पहलू वही है, बिंदु वही है। राजनीतिक सफर है ये 2022 तक, इसको ऐसे ही चुनावी सफर के रूप में तब्दील करके आगे बढ़ना है। अजित, एक और बात ये कही गई थी कि चूंकि आका जाएगा, यहाँ पर कांग्रेस को आका जाएगा, आम आदमी पार्टी को आका जाएगा, तो कहां पर इस वक्त बीजेपी इन दोनों ही पार्टीज को रख रहे हैं और क्या मुख्यमंत्री कहां से चुनाव लड़ेंगे या कब लड़ेंगे, इस पर भी कोई चर्चा हुई है या नहीं? नहीं, देखिए उस पर मुझे लगता है कि चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री के कहाँ से उपचुनाव लड़ना है उनको इस पर चर्चा जरूर हुई होगी, लेकिन उन्होंने इसको विषय वस्तु में शामिल नहीं किया है और वो इसको ब्रीफिंग में मुश्किल ही बताएंगे। क्योंकि कल भी जैसे ब्रीफिंग हुई उनसे पूछा गया तो मुख्यमंत्री कब और कहाँ से चुनाव लड़ेंगे इसका उन्होंने कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। तो ये चिंतन शिविर सरकार और संगठन और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लेकर है, चुनावी तैयारियों को लेकर है, लेकिन फिर भी चूंकि एक ऐसा इशू इस समय है जो संवैधानिक संकट के आसपास ही खड़ा है, तो मुख्यमंत्री अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे 9 सितंबर की मध्यरात्रि में उनकी सरकार वैसे ही समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे संकट को देखते हुए पार्टी जरूर विचार कर रही होगी। चूँकि यहाँ BL संतोष आए हुए जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है, क्योंकि वो निर्णय भी लेते हैं और वो बड़े पुराने नेता हैं पार्टी के, तमाम पार्टी पूरी सरकार यही है, पूरा संगठन यही है, केंद्रीय नेतृत्व भी यही है। तो बाई इलेक्शन एक छोटी चीज़ है, उस पर मुझे लगता है कि यहाँ चिंता जरूर हुई होगी, चिंतन भी जरूर हुआ होगा, लेकिन पार्टी उसको ब्रीफ करती है कि नहीं करती है ये अलग मामला होगा। जी अजित, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें तो बैठक अभी इस वक्त चल रही है और ये मुक्त चिंतन बैठक है जिसमें जो कार्यकर्ता है वो अपनी बात बेझिझक रख सकता है सभी के समक्ष। हम आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर सहमति नहीं बन पाई है और सहमति नहीं बन पाने की वजह से पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव और सभी विधायकों ने आलाकमान पर फैसला छोड़ दिया है। पार्टी नेताओं ने सोनिया गांधी को फैसला लेने के लिए कहा है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, सभी विधायकों ने आलाकमान पर फैसला छोड़ दिया है। पार्टी नेताओं ने सोनिया गांधी को फैसला लेने के लिए कहा है।
प्रीतम सिंह गुट और हरीश रावत गुट में सहमति नहीं बनी है, लिहाजा सोनिया गांधी से कहा गया है कि आप ही फैसला ले लें। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष का नाम तय करने का अनुरोध किया गया है। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, उत्तराखंड में बैठक, उसके बाद दिल्ली में बैठक, और अब बताया जा रहा है कि कोई किसी निष्कर्ष पर, किसी नतीजे तक पहुंच नहीं पाए, तो चर्चाएं क्या हुई? कौन कौन से नाम सामने रखे गए थे जिन पर सहमति नहीं बन पा रही है? क्यों नहीं बन पाई सहमति जो अब सोनिया गांधी से रिक्वेस्ट की गई? जी देखिए, अगर बात करें राजीव, तो लगातार पिछले 2 दिनों से दिल्ली के अंदर बैठक चल रही है और कल भी 4.5 घंटे करीब मैराथन बैठक चली प्रभारी देवेंद्र यादव के साथ। पहले उन्होंने सामूहिक तौर पर बैठक की, उसके बाद एक एक विधायकों के साथ उन्होंने 1-to-1 बातचीत भी की, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही। चूंकि अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह चाहते या तो करण माहरा वो नेता प्रतिपक्ष बने या फिर गोविंद सिंह कुंजवाल बने। अगर सीनियरिटी के हिसाब से देखें तो गोविंद सिंह कुंजवाल का नाम सबसे आगे था। उसके अलावा अगर कुमाऊं मंडल की बात करें तो चूंकि गढ़वाल मंडल से प्रदेश अध्यक्ष आते हैं तो कुमाऊं मंडल से ही अगला जो है नेता प्रतिपक्ष हो, इसलिए करण माहरा का नाम चाह रहे थे, लेकिन लगातार सहमति नहीं बन पाने के कारण यह निर्णय लिया गया है तमाम सारे पार्टी के विधायकों की तरफ से और प्रदेश प्रभारी की तरफ से कि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी ही अब इस पर मंथन करें और वही अपनी तरफ से जो नाम सुझाएगी वही नेता प्रतिपक्ष होगा। क्योंकि लगातार जो हरीश रावत गुट है वो भी चाहता है कि जो नया सीएलपी लीडर है वो किसी और को नहीं बल्कि प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को ही बना दिया जाए और प्रीतम सिंह की जगह पे एक नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो, जिसको लेकर के जो है इसमें खास तौर से मंथन चल रहा है। जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसमें यह है कि लगातार प्रीतम सिंह के खिलाफ भी लॉबिंग हो रही है दिल्ली में, क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हीं के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर उपचुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाती है एक भी सीट पर। उन्हीं के नेतृत्व में 2019 का लोकसभा चुनाव होता है, एक भी सीट नहीं जीत पाती है और पंचायतों के चुनाव में भी कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती है। इसलिए लिहाजा 2022 की विधानसभा चुनाव से पहले प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए और एक नए प्रदेश अध्यक्ष पर मंथन किया जाए। तो ये तमाम सारे जो कयास है ये यहाँ पे चल रहे हैं और लगातार दोनों गुट उनके बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। यही कारण है कि नेता प्रतिपक्ष के नाम का चयन नहीं हो सका और प्रभारी देवेंद्र यादव को तमाम सारे विधायकों के साथ निर्णय करके ये निर्णय लेना पड़ा कि जो नया नेता प्रतिपक्ष होगा वो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी ही अपनी ओर से बताएं कि अगला नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। अविनाश, चूंकि आप बता रहे हैं कि सोनिया गांधी को आखिरी फैसला लेना है, तो ये फैसला कब तक लिया जा सकता है? क्या आज मानकर चलने की एक जो है ऐलान हो जाएगा, निर्णय ले लिया जाएगा? इसी बीच में अविनाश आपके पास लौट रहा हूं। बड़ी खबर आपको देते हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चाएं हैं और दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं का मंथन चल रहा है। अब चूंकि सोनिया गांधी को फैसला लेना है, एक गुट चाहता है यानी कि प्रीतम सिंह गुट चाहता है कि या तो गोविंद सिंह कुंजवाल को या करण माहरा को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए। सीनियरिटी के लिहाज से देखा जाए तो गोविंद सिंह कुंजवाल सीनियर है तो उनको बना दिया जाए, लेकिन हरीश रावत गुट चाहता है कि प्रीतम सिंह को ही नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए और इसके पीछे की वजह है कि अध्यक्ष पद पर फिर कब्जा हो जाएगा, अध्यक्ष पद खाली हो जाएगा, उस पर किसी ऐसे को बिठाया जाए जो हरीश रावत गुट का फेवरेट हो, हरीश रावत गुट का हो और बाद में आने वाले चुनावों में बोलबाला हो। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अविनाश, अब चूंकि सोनिया गांधी को फैसला लेना है तो पहले आप ये बताएं कि क्या निर्णय आज संभव है और अब क्या होगा? क्या सभी विधायक वहां पर है? क्या मिलने का वक्त किसी ने मांगा है सोनिया गांधी से, हरीश रावत गुट की तरफ से, या प्रीतम सिंह ने खुद मांगा है उनसे मिलने का वक्त? देखिए राजीव, अगर बात करें तो स्वास्थ्य कारणों के चलते सोनिया गांधी फिलहाल बहुत ही कम मुलाकातें कर रही है, तो किसी विधायक ने या प्रदेश अध्यक्ष ने सोनिया गांधी से मिलने का समय नहीं मांगा है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से तमाम सारे जो विधायक हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी सबको दिल्ली ही रुकने के लिए कहा गया, अभी किसी को वापस जाने के लिए नहीं कहा गया है। चूंकि सोनिया गांधी को कल देर शाम रिक्वेस्ट किया गया है कि वो अब इस पर निर्णय ले, तो उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक या फिर कल तक सोनिया गांधी इस पर अपना निर्णय लेते हुए अपना आदेश देंगे कि अगला नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, या प्रदेश अध्यक्ष को जिस तरीके से लेकर लॉबिंग हो रही है तो प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा कि नहीं बदला जाएगा। इन तमाम सारी चीजों पर कल दोपहर तक संभवतः कि निर्णय हो जाएगा और तमाम सारे जो विधायक हैं उनकी जो है वापसी फिर हो जाएगी। अभी आज फिर से प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव एक बार बैठक लेंगे सभी विधायकों की, प्रदेश अध्यक्षों की, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग जो विधायक हैं, अलग अलग जो लोग हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, किस तरीके से उत्तराखंड में संगठन को आगे ले जाया जाए और किस तरीके से बेहतर परफॉर्मेंस किया जाए, क्योंकि लगातार दबाव है कांग्रेस। लगातार आप बता रहे कि दबाव है। बहुत बड़ी खबर हम दे रहे हैं दर्शकों को कि दिल्ली में चर्चा तो हुई है लेकिन एक नतीजे पर पहुंच नहीं पाए, क्योंकि दो गुट हैं उत्तराखंड में, एक हरीश रावत गुट है, एक प्रीतम सिंह गुट है और प्रीतम सिंह लगातार ये मांग कर रहे हैं कि गोविंद सिंह कुंजवाल को या करण माहरा को बना दिया जाए, जबकि हरीश रावत गुट चाहता है कि प्रीतम सिंह को ही नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए। रवि कैंतुरा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। रवि, इसका मतलब तो यह है कि जो हरीश रावत गुट है उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण अभी यह है कि बस प्रदेश अध्यक्ष का पद किसी तरह खाली हो जाए और उस पद पर किसी तरह बैठा जाए ताकि 2022 के लिए आसानी हो जाए हरीश रावत गुट के लिए।
जी बिल्कुल राजीव, देखिए क्योंकि लगातार जो है 2 बैठकें दिल्ली में हो चुकी हैं और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर अभी तक भी जो है आखिरी डिसीजन नहीं हुआ है। और ऐसे में इसी बीच जो है उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष की बदलने की जो चर्चाएं हैं, एक नया चेहरा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आने की जो चर्चाएं हैं वो भी तेज हो गई हैं। तो सीधे तौर पर इसे देखा जा सकता है कि अब उत्तराखंड जो कांग्रेस है उसके संगठन में बदलाव होने की जो चर्चाएं हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी बैठकों में जरूर मंथन हुआ है कि किस तरीके से उनके नाम को भी जो है बदला जा सकता है, किसी नए चेहरे को जो है प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन अभी तक क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो लगातार जो बातें चल रही हैं, अब हमने देखा है कि जो बात नहीं बन पाई है, तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर इस बात को छोड़ दिया गया है कि वो अब आखिरी डिसीजन लेंगे। लेकिन इसी बीच चर्चा ये बहुत तेज है कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर मंथन तो चल ही रहा है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस का जो संगठन है उसमें बदलाव हो सकता है और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को भी आप बड़ी खबर दे रहे हैं रवि की इस तरह की चर्चाएं चलने लगी हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बदल सकता है, यानी कि प्रीतम सिंह को जिम्मेदारी तो मिल सकती है, लेकिन क्या वो स्वीकार करेंगे नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के लिए अब किन किन नामों पर चर्चा रही, क्या इस पर चर्चा हो रही कि कौन बन सकता है? जी बिल्कुल राजीव, अगर अभी तक की बात करें तो क्योंकि ये सिर्फ चर्चाएं हैं और चर्चाओं को लेकर ही अगर बात करें तो अभी जो गणेश गोदियाल है उनके नाम को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं कि उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है और ऐसे में प्रीतम सिंह को जो है नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस तरीके की बातें सामने आ रही है। हालांकि इस पर जो आखिरी मोहर है वो अब आला कमान ही लेगा कि किस तरीके से उनको लास्ट फैसला आप बता रहे हैं रवि की सोनिया गांधी को लेना है। बहुत शुक्रिया रवि जानकारी के लिए आपका। अविनाश आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। गणेश गोदियाल जो कि पूर्व विधायक रहे हैं, अलग अलग पदों पर रहे हैं, हरीश रावत के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनका नाम अभी चर्चाओं में है कि प्रदेशाध्यक्ष उनको बना दिया जाए। लेकिन प्रीतम सिंह का स्टेप क्या होगा, क्या वो स्वीकार करेंगे या फिर नहीं, क्या होगा ये भी वक्त बताएगा। लेकिन सोनिया गांधी को आखिरी फैसला लेना है क्योंकि एक नतीजे पर पहुंच नहीं पाए हैं देवेंद्र यादव। और अब देहरादून से खबर, जहां शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का खेल लगातार जारी है। 2 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के मामले में एक बार फिर से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रतिनियुक्ति के मामले ने फिर तूल पकड़ लिया है। विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर में 2 शिक्षक प्रतिनियुक्त हुए हैं। शासन की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के ये करीबी बताए जा रहे हैं और इसीलिए बवाल इस मामले में अब देखने को मिल रहा है। प्रतिनियुक्ति में रोक लगाने के बावजूद भी प्रतिनियुक्ति हुई है। रोक के बावजूद कैसे प्रतिनियुक्ति हो गई, ये सवाल पूछा जा रहा है और ये करीबी बताया जा रहा है शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का खेल लगातार जारी है। 2 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी प्रतिनियुक्ति की गई है और इसी मामले ने पकड़ लिया है तूल। विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर में 2 शिक्षकों की यह नियुक्ति हुई है और शासन की ओर से इस बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं जिनकी नियुक्ति हुई है। और ये अरविंद पांडे जो इस वक्त शिक्षा मंत्री हैं उत्तराखंड में, उनके बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। और प्रतिनियुक्ति में रोक थी, लेकिन रोक के बावजूद भी कैसे प्रतिनियुक्तियां हुई हैं, ये सवाल उठने लगे, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के खास, और इनको मिल गई है जगह, प्रतिनियुक्ति इनकी हुई है। पंकज राणा हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। पंकज, प्रतिनियुक्ति में रोक के बाद कैसे प्रतिनियुक्ति हुई है, तमाम तरह के जो आरोप हैं, जो उंगलियां हैं वो उठने लगी है शिक्षा मंत्री की तरफ, क्या इस पर कोई जवाब? देखिए राजीव, ये बड़ा गंभीर मामला है कि उत्तराखंड में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति और शून्य तबादला है उसका आदेश जारी किया गया है। उसके बावजूद भी शिक्षकों को शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्त करके दूसरे विभागों में अटैच किया जा रहा है। ये गंभीर मामला है और ये सभी ऐसे शिक्षक हैं जो कहीं ना कहीं मंत्रियों के रसूखदारों के करीबी बताए जाते हैं। पिछले दौरान उस शिक्षा मंत्री ने एक शिक्षक की जो श्रीदेव सुमन दीदी है उसमें सहायक कुलपति पद पर नियुक्ति की थी और ये 2 शिक्षक जो है ये उत्तराखंड शिक्षा परिषद में शोध के कार्यकर्ता के तौर पर किए गए हैं। तो ये गंभीर मसला है कि जो मंत्री व करीबी शिक्षक हैं उनको अटैच किया जा रहा है। जो शिक्षक तबादले के अपने अनुरोध के तौर पर तबादला चाह रहे हैं उनको तबादला नहीं दिया जाता है। तो शासन के स्तर पर बड़ा खेल खेला जा रहा है। जो शिक्षक संघ है वो इस बात से काफी खफा है कि जो अनुरोध के तौर पर ट्रांसफर मांग रहे हैं शिक्षक, उनको तबादला नहीं दिया जा रहा है और जो सेटिंग गेटिंग के खेल के आधार पर प्रतिनियुक्त तमाम लोगों किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में 2022 को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं और इसी के तहत 1 जुलाई से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में मिशन विजय शंखनाद की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके तहत आप प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया प्रदेश के 70 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, दौरा करेंगे। चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी के संगठन में बदलाव की भी चर्चाएं हैं। हालांकि दिनेश मोहनिया का कहना है कि सब कुछ ठीक है। कोटद्वार में एक युवक को अपना निवाला बनाने वाला गुलदार पिंजरे में कैद हो गया है। बीरोंखाल तहसील के भैंसोड़ा साबली में
22 जून को एक युवक को गुलदार ने अपना निवाला बनाया था और इसकी सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और गुलदार को रेस्क्यू किया गया।